अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम हाज़िर हुए हैं। इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। तो हम उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो है हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनको खुद को बोलूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हम फिर आगे बढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम रफ़ीक अहमद है और मेरा ताल्लुक़ घुटकी ज़िला सिंध से है और मैंने बैचलर्स मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो से की है। 2021 में मैंने बैचलर्स कंप्लीट की थी और फिर मैंने इरास्मस मुंडस के लिए अप्लाई किया। इसके अंदर जो अभी मेरी मास्टर्स चल रही है वो चल रही है मास्टर्स इन कंप्यूटेशनल कलर एंड स्पेक्ट्रल इमेजिंग कोजी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इस वक्त नॉर्वे में हूँ। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर NTNU नॉर्वे में चल रहा है। थैंक यू सो मच रफ़ीक। क्या आप हमें बताएंगे कि इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप क्या है? थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेवल से बताएं ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ सके। जी, तो इरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इससे मुराद ये है कि इसके अंदर जो है मैक्सिमम हर प्रोग्राम हर कोर्स के अंदर 3 से 4 कंट्रीज़ होते हैं जो होस्ट कर रहे होते हैं प्रोग्राम को या कोर्स को। तो इरास्मस मुंडस जो है फंड हो रही होती है या इसको जो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं वो यूरोपियन यूनियन वाले स्पॉन्सर कर रहे होते हैं और ये मास्टर्स प्रोग्राम है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर फील्ड इन विच यू आर इंटरेस्टेड तो वहाँ पर आपको अपना फील्ड का कोर्स मिल जाएगा। इसके अंदर तकरीबन लास्ट टाइम जब हम अप्लाई कर रहे थे 163 कोर्सेज थे और वहाँ से आप अपनी मतलब रिलेवेंट फील्ड से कोई कोर्स उठा सकते हैं और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपका जो सेमेस्टर है वो हर सेमेस्टर डिफरेंट कंट्री में होगा और डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट कंट्रीज विच होस्ट कंट्रीज आर। और सही उसके है। बाद इसमें जो है आपको 1000 यूरो पर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा होता है और उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट भी मिल रही होती है, मेडिकल इंश्योरेंस है और उसके बाद एक्सीडेंटल इमरजेंसी इंश्योरेंस वगैरह जो कुछ हो गया या इंटर्नशिप हो गई, सब कुछ वो मतलब इसमें होता है। तो रफ़ीक, ये बताएगा कि जो इरास्मस स्कॉलरशिप है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अगर हम इन कॉमन बात करें तो जनरल रिक्वायरमेंट्स यही होती हैं कि आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए मतलब 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास आइट्स का रिजल्ट होना चाहिए मिनिमम 6.5 रिक्वायरमेंट होती है और उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन हो गया या CV हो गया। ये है जनरल रिक्वायरमेंट या जैसे आप कह लें कॉमन रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आप इन स्पेसिफिक जाएंगे तो रिक्वायरमेंट्स कोर्स टू कोर्स वेरी करती हैं। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि 163 कोर्सेज हैं इसके अंदर। तो अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो इंजीनियरिंग में भी आपको वहाँ मतलब 50-60 कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, अगर फिर आप अगर स्पेसिफिक जाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस हैं तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी आपको तकरीबन कोई 4-5 प्रोग्राम मिनिमम मिल जाएंगे जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो उन 4-5 में भी आपको रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट मिलेंगी क्योंकि रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती हैं कि वो जो कोर्स है वो कौन से कंट्रीज होस्ट कर रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उसको होस्ट कर रही हैं। तो जैसे जैसे कोर्स आप डिफरेंट होता जाएगा वैसे वैसे कंट्रीज़ जो होस्ट कंट्रीज़ है वो भी डिफरेंट होते जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कंट्री रिक्वायरमेंट्स हमेशा डिफरेंट होती हैं। बाकी अगर आप मेरे केस में पूछ रहे हैं तो मैं आपको यही बताऊंगा जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी कोजी में तो वो यही थी कि आइल्स का रिजल्ट था 6.5 और विद ईच मॉड्यूल शुड बी क्लियर इन 6, इट वाज मैंडेटरी। और उसके अलावा लेटर ऑफ मोटिवेशन था और उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ था जो मुझे UC से भी बनवाना था यूनियन काउंसिल से और साथ साथ अपने डिपार्टमेंट से भी। यूनियन काउंसिल से ये मतलब एक उन्हें एक अश्योरेंस देनी थी कि भाई मैं लास्ट 5 इयर्स में बाहर नहीं गया यूरोप साइड वर्क के हिसाब से या स्टडी के हिसाब से। और जो डिपार्टमेंट वाला था उसमें ये बताना था कि भाई जो लास्ट 4 इयर्स में डिपार्टमेंट में रहा हूँ तो उसके थ्रू मतलब मैं किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में यूरोप नहीं गया हुआ। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर क्लियर लिखी हुई होती हैं वेबसाइट पर कि क्या क्या रिक्वायर्ड है और किस हिसाब से आपको वो डॉक्यूमेंट शो करना है। चलिए सही है। कोजी प्रोग्राम का थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दीजिएगा कि इसके अंदर जो आपकी सिलेक्शन हुई है तो इसमें क्या पढ़ाते हैं और कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है? कोजी असल में इरास्मस की ब्यूटी ये है कि इरास्मस का आप कोई सा भी कोर्स उठा लें वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी से मुराद के वो मतलब उनके ऐसे नाम जनरल नहीं होते कि कंप्यूटर साइंस हो गया या मशीन लर्निंग हो गया या उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई या इलेक्ट्रिकल। उसके नाम मतलब वो सारी मतलब 3-4 फील्ड्स का निचोड़ होता है वो उसका ऐसे नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोजी का है कंप्यूटेशनल कलर एंड स्पेक्ट्रल इमेजिंग। तो इसके अंदर आपको मतलब कलर साइंस भी मिल जाएगा और साथ साथ आपको इमेज प्रोसेसिंग या इमेजिंग के लिए वो भी आपको मिल जाएगा
और साथ साथ मशीन लर्निंग हो गई या कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गई। तो ये अगर आपको चेक करना है कि मैं जो कोर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें क्या क्या सिलेबस में होगा, तो इसका बेस्ट तरीका यही है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उस कोर्स की वेबसाइट पर जाएं और उसका करिकुलम चेक करें, और करिकुलम में वहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी आपको वहाँ से इजीली मिल सकता है कि वो आपको क्या क्या पढ़ाएंगे या उसके लिए प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। सही। अच्छा, एक बेस्ट एप्लीकेशन क्या होती है जिससे सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएँ? तो कोई टिप्स अगर देना चाहें? हाँ, बेस्ट एप्लीकेशन की जहाँ तक बात है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यही सजेस्ट करूँगा कि जो चीज़ें वेबसाइट पर लिखी हुई हैं रिक्वायरमेंट्स, उनको फॉलो करें। ना उनसे कम होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स ना उनसे ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और जो फॉर एग्जांपल अभी लिखा हुआ है कि भाई अगर आप कोजी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है और होनी चाहिए। आप जब वो बात दिखाएंगे अपनी सीवी में तो ही आपकी सिलेक्शन मतलब कंसीडर होगी या आपकी एप्लीकेशन कंसीडर होगी। नहीं, क्योंकि उनके पास मोस्टली जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि चेक लिस्ट बनी होती है, वो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी मतलब उसके पास है या नहीं है। बाकी उसके अलावा एप्लीकेशन को बेस्ट बनाने के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी सीवी में मेंशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे केस में था या सबके केस में होता है कि आप बैचलर्स की डिग्री सिर्फ वहाँ पर लिख सकते हैं सीवी में कि भाई आपने बैचलर्स फलां इंस्टीट्यूट से की थी और फलां में आपने मेजर किया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उसके अंदर आपने सब्जेक्ट कौन से पढ़े थे वो आप सीवी में नहीं लिख सकते। तो अगर आपको रिलेवेंसी दिखानी है एप्लीकेशन से और आपको अपना एप्लीकेशन बेस्ट बनाना है तो कोशिश करें उन सब्जेक्ट्स को अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में डिस्कस करें और बताएं कि जी मैंने इस सब्जेक्ट में ये चीज़ पढ़ी थी और ये चीज़ इस प्रोग्राम से इस एंगल से वो रिलेट हो रही है, इसीलिए मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। तो वो आप मतलब खुद को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप किस तरह उस बात को पेश करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि उस बात को पेश ज़रूर करें। तो ये आपके एप्लीकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है। सही है, ग्रेट। अच्छा, एप्लीकेशन की जो डेट्स होती हैं, कब से स्टार्ट होती हैं और डेडलाइन क्या होती है अप्लाई करने की? ये भी वही सेम बात हो गई मतलब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि भाई एप्लीकेशन की जो डेडलाइन होती है या ओपनिंग डेट होती है वो भी डिपेंड करती है कोर्स पर कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। तो हर कोर्स की अपनी डेडलाइन होती है। इसका बेस्ट वे यही है कि आप इरास्मस के कैटलॉग पर जाएं, उसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इरास्मस के कैटलॉग की। तो कैटलॉग की लिंक पर जाएं और वहां से अपने कोर्सेज सिलेक्ट करें आपको किन किन में अप्लाई करना है। फिर उन कोर्सेज की वेबसाइट पर जाएं आप और वहां से आप देखें कि उनकी ओपनिंग डेट क्या है और क्लोजिंग डेट क्या है। उन कोर्सेज की वेबसाइट आपको वहीं से मिल जाएंगी कैटलॉग से। तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोजी की कल परसों अनाउंसमेंट हुई है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अनाउंसमेंट हो गई है इसकी। तो कोजी की हो गई है और इसकी शायद डेडलाइन है 10 जनवरी जितना मुझे याद है। तो फिर भी बेहतर यही है कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वेबसाइट पर जाएं और उसकी डेडलाइन और ओपनिंग डेट जो है ना देख लें। अभी मोस्टली ऐसे होता है कि कुछ प्रोग्राम्स की में भी ना आई हो, ये इशू हो सकता है, क्योंकि अगर जिनकी ना आई हुई है तो फिर उनकी डेडलाइन भी उतनी पीछे वो रखते हैं। तो अगर ना आई है तो वो कंफ्यूज ना हो, बस आप यही करें कि 10-15 दिनों के बाद फिर उसको चेक करें। 10-15 दिनों के बाद वो इंशाल्लाह आ जाएगी, क्योंकि मोस्टली अक्टूबर और नवंबर में सब प्रोग्राम्स ओपन हो जाते हैं। सही है, ग्रेट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मतलब इरास्मस में सिलेक्ट हो चुके हैं और प्लान कर रहे हैं यूरोप आने का। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या उनको पार्ट टाइम जॉब करना अलाउ होता है, या अलाउ होता है तो कितना वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये वही सेम प्रोसीजर है जैसे नॉर्मल एप्लीकेंट के लिए होता है कि फॉर एग्जांपल आप अगर शेंगन वीज़ा पर आ रहे हैं तो आपको 20 आवर्स पर वीक अलो होता है कि आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही होता है इरास्मस में कि आपको शेंगन वीज़ा मिल रहा होता है तो आपको इजाज़त होती है अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आपको वो टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि इरास्मस का जो भी प्रोग्राम होता है वो फुल टाइम मास्टर्स डिग्री होता है। तो वो अगर आप पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो आपसे उतनी एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको मतलब मुझे अभी तक ऐसा कोई टाइम नहीं मिला कि हाँ मैं कहूँ कि भाई ये टाइम है और मेरा खामखा ज़ाया हो रहा है, इसमें मैं कोई जॉब वगैरह कर लूँ। तो मोस्टली मतलब टाइम नहीं मिलता पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। बाकी अगर आप करना चाहते हैं और टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो आपको इजाज़त होती है, वो कोई इशू नहीं होता। बाकी यूरोप में ये है, मैंने ऐसे ही एक दो दोस्तों से पूछा था जो नॉर्वेजियन है, तो वो कह रहे थे कि नॉर्वे की ये पॉलिसी है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए एम्प्लॉय को नहीं रख सकते। तो इरास्मस का एक मसला मतलब ये भी है कि आपको
जिस भी कंट्री में जा रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे मैक्सिमम 6 मंथ्स, उसके बाद फिर आपका दूसरा सेमेस्टर दूसरे कंट्री में होगा। तो ये भी एक रीज़न है कि आप पार्ट टाइम जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि आप, और वैसे भी इसकी मतलब नीड भी इतनी नहीं पड़ती, क्योंकि आपको 1000 यूरो पर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा होता है, और उसके बाद आपकी जो ट्रेवलिंग वगैरह हो गई वन कंट्री टू अनदर कंट्री सेमेस्टर के लिए या इंटर्नशिप के लिए आप जा रहे हैं या थीसिस के लिए जा रहे हैं, तो वो अच्छी खासी अमाउंट दे रहे होते हैं और आप मतलब मैनेज कर सकते हैं सब कुछ। हाँ, सही ग्रेट। अच्छा, कोई फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे या कोई मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए? हाँ, बस मैं फाइनली यही कहूँगा, क्योंकि मैंने तकरीबन सारा प्रोसेस बता दिया है, और जैसे आपने पूछ भी लिया था मुझसे एक बीच में कि भाई एप्लीकेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो एडवाइस तो मैं एट द लास्ट यही देना चाह रहा था, पर पहले ही आपने पूछ लिया, तो बस मैं आखिर में यही कहूँगा कि अपने एप्लीकेशन को बेस्ट बनाएं, और ये याद रखिएगा कि एरास्मस के अंदर कोई कोटा रिजर्व नहीं होती कि हाँ भाई अगर आप फलां कंट्री से हैं तो फलां कंट्री से हमें इतने स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एरास्मस में ओपन मेरिट कंपटीशन होता है, और इसके अंदर मोस्टली हर प्रोग्राम के अंदर, हर कोर्स के अंदर ये इंटरनेशनली कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 16 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। अभी कोजी में भी हम 16 स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो ये जहन में रखिएगा। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि अपने एप्लीकेशन को आप जितना बेस्ट बना सकते हैं उतना बेस्ट बनाएं, और आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं पूरी दुनिया लेवल पर कम्पीट कर रहा हूँ, ना कि पाकिस्तान लेवल पर कम्पीट कर रहा हूँ। तो मतलब एप्लीकेशन जब आप बना रहे हैं तो बेस्ट तरीका यही है कि आप वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से आप रिक्वायरमेंट्स देखें और उन रिक्वायरमेंट्स की डोमेन में ही काम करें, ना उससे ज़्यादा करें ना उससे कम करें, ठीक है। उनके बिल्कुल मैच होगा, उनसे जितना मतलब परफेक्ट काम होगा आपका, उतना ही सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो खास करके छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्रैकेट में लिखी हुई होती हैं, तो हम उनको तगड़ तगड़ में मतलब जो है जल्दी जल्दी मिस कर देते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें और उन पर काम करें, छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें कोशिश करें कि उसके साथ आपकी रिलेवेंसी होनी चाहिए। अल्टीमेटली वो आपकी रिलेवेंसी टोटल प्रोग्राम से दिखाएगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलें रफ़ीक, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो के लिए अपना कंसेंट शो किया, एंड होपफुली आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा रफ़ीक को कि उसको एड्रेस करे और मैं वहाँ पे अपडेट कर दूँ आपको रिप्लाई में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।